हम सिविक्स स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटिकल साइंस जिसे कहा जाता है, राजनीति शास्त्र, लोकतंत्र। इससे सबसे पहला चैप्टर ही है कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। तो आप लोग लोकतंत्र के बारे में पहले से ही पढ़ते आए हैं। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, मतलब जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की चुनी गई सरकार जो है वो लोकतंत्र। बेसिकली अब्राहम लिंकन की बहुत फेमस कोटेशन है, एक तरीके से उनका जो है बात कही थी उन्होंने, उसी को जो है आप लोगों ने एज ए डेफिनेशन याद किया ही है। अब इसके फीचर्स पे हम चलते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसा जो है एक तरीके से सरकार का जो है जरिया या तरीका है, जिसको जो है रूलर्स जो है, जो शासन करने वाले हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो है चुने जाते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो भी उन लोगों के पास होनी चाहिए जो हमारे द्वारा, इलेक्टेड बाय द पीपल, हमारे द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि जो डेमोक्रेसी में जो है इलेक्शन की बात बार बार की जा रही है, तो ये क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जहाँ पे हर किसी को जीतने और हारने का एक समान जो है मौका दिया जाता है। इसके साथ नेक्स्ट आते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ईच एडल्ट, मतलब हर एक जो वयस्क होता है, वयस्क मतलब नॉर्मली हर जगह अलग अलग एज क्राइटेरिया है। हमारे भारत में जो है 18 प्लस जो होते हैं, 18 या 18 प्लस जो होते हैं, उनको जो है अडल्ट या वयस्क माना जाता है, जिसे आप बालिग भी कहते हैं। तो उनका जो वोट होता है, उनके पास एक वोट होना चाहिए, उनको एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और उनके हर एक वोट की वैल्यू जो है एक समान होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, और इसी एक सिद्धांत को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब सार्वभौमिक मतलब सबको एक समान जो है वोट देने का अधिकार होता है। वयस्क मताधिकार, अब वयस्क जिसको भी माना जाता है उसको। ठीक है, मताधिकार, मत देने का अधिकार। नेक्स्ट आते हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या, वो एक ऐसे जो है नियमों के चलते, नियमों के अंदर रहते हुए लिमिट सेट होती है। उसकी लिमिट्स, उसकी सीमाएं कौन सेट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। तो उसके अंदर रहते हुए जो है वो सरकार जो है काम करती है। अब सीधी सी बात है, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ बुराइयाँ, कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, सीमाएं होती हैं, जिसे इंग्लिश में लिमिटेशंस कहा जाता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क हैं, जिसे लिमिटेशंस भी कहा जा सकता है, आलोचना भी कहा जा सकता है, क्रिटिक्स भी कहा जाता है। तो चलते हैं, पहला पॉइंट है लीडर्स कीप चेंजिंग। लीडर्स जो है एक तरीके से जो नेता होता है वो इसमें जो है कंटिन्यू जो है चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, जिसकी वजह से एक अस्थिरता जो है लोकतंत्र में उत्पन्न होती है। जब नेता बदलते रहते हैं तो टाइम लगता है जो है उन्हें एक तरीके से नया जो नेता को दोबारा से अपना जगह सेट करने में। इसके साथ साथ कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में जो है एक पॉलिटिकल कंपटीशन बन के रह गई है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। राजनीतिक एक तरीके से जो प्रतिद्वंद्विता है वो बन के रह गई है, एक खेल बन के रह गई है, जहाँ पे नैतिकता के लिए कोई जगह ही नहीं होती है, कोई एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। इसके साथ साथ बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंसल्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से कंसल्ट लेना पड़ता है, सुझाव लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फैसले हैं, डिसीजन है, वो बहुत डिले होते हैं, लेट हो जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। इसके साथ साथ जो एक तरीके से इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उन्हें वो पता ही नहीं होता है, कहा जाता है, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजन, बैड डिसीजंस ले लेते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। इसके साथ लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स जो हैं, कहा जाता है कि जो आम जनता है वो अपने अच्छे भले के बारे में नहीं सोच सकती है, जिसकी वजह से जो है वो जो है सही से डिसाइड नहीं कर पाती है कि किसको जीतना चाहिए और किसको नहीं। अब इतनी ज़्यादा उसकी कमियां हो गई है, तो कुछ और जो है एक तरीके से डेमोक्रेसी के फेवर में भी बहुत से लोग बात करते हैं, उसकी एक तरीके से अच्छाई भी बताते हैं। तो आर्गुमेंट जो डेमोक्रेसी के फेवर में है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर चलते हैं। पहला पॉइंट है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर, बेटर है, अच्छी है, क्यों, क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल है। मोर अकाउंटेबल मतलब ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है। एक राजा या तानाशाह जो है आपको जवाब देने नहीं आएंगे कि उन्होंने कोई फैसला क्यों किया है, लेकिन डेमोक्रेसी में एक जो लीडर होता है उसको जवाब देने आना ही पड़ता है। इसीलिए अक्सर आप एग्जाम देखते होंगे कि जब भी
इस समय लॉकडाउन चल ही रहा है, तो लॉकडाउन में जब भी उसे बढ़ाना होता है या कोई चीज़ हटानी होती है, तो जो नेता होते हैं वो खुद सामने आकर जो है बात करते हैं, आपको रीज़न बताते हैं, आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ डेमोक्रेसी में ही होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी है उसमें हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फैसला है, हमारे जो फैसले की एक तरीके से क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो और अच्छी होती है। हमारे फैसले में कमियां होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो ये क्या करती है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, हमारे फैसलों को अच्छा करती है। इसके साथ साथ ये ऐसे जो मेथड देती है, आइडियाज़ देती है, जिसके ज़रिए जो देश में भिन्नता होती है, जो मतभेद होते हैं, क्योंकि ये भी हमें भी पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है जहाँ पे अलग अलग मतों के लोग रहते हैं, भिन्नता है संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो इस चीज़ को संभालने का तरीका क्या है, डेमोक्रेसी है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस चीज़ को संभाल पाती है। अगर हम कुछ साल पहले की अगर औरंगज़ेब की टाइम की बात करें, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि जब दो अलग अलग धर्म के लोग थे, तो उस समय जो इस चीज़ को, जो मतभेद था, उस चीज़ को संभाला नहीं जा पाया सही तरीके से, और जिसका असर हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे उस समय। नेक्स्ट चलते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज के जो लोग हैं, डिग्निटी मतलब उन्हें सम्मान देती है, लोगों को, सिटीजन्स को, जो नागरिकों को सम्मान देती है। दूसरे तानाशाही या राजशाही में आप ये चीज़ें नहीं देख पाते हैं। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी जो है कहा जाता है बेटर है, क्यों, दूसरों से बेटर है, क्यों, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसमें हमारे फैसले जो हमने लिए हैं उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, सही सुधार सकते हैं। लोकतंत्र में ही हम अपने फैसले, अगर हमने कोई गलत सरकार चुन ली है तो अगली बार जो उसे बदल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। अगर सरकार गलत फैसला ले रही है तो उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। अभी सीए कैब का जो है बेसिकली आप लोगों ने पीछे देखा ही होगा कि कितना बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो बेसिकली हम लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं, तानाशाही या राजशाही में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग जो हम लेकर चलते हैं कि डेमोक्रेसी में मतलब क्या है कि उसके जो लोकतंत्र में हर फैसले में जो है जनता भागीदार होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मेजॉरिटी जो है वो क्या करती है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है एक ग्रुप को, लोगों को जो है वो परमिशन देती है अपने बिहाफ पे डिसीजन लेने का, अपने बदले फैसले लेने का। इससे क्या होता है कि मेजॉरिटी डायरेक्टली रूल नहीं करती है, जो मेजॉरिटी अब जो बहुसंख्यक है, ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं, वो डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, डायरेक्ट शासन नहीं करते, बल्कि वो किसके द्वारा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, मतलब चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए जो है वो शासन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहली चीज़, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो आधुनिक लोकतंत्र हम देख रहे हैं वहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो 130 करोड़ भारतीय लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए इसके लिए बैठ कर फैसला लेंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी कहलाएगी, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब एक साथ बैठ कर फैसला ले सके। और दूसरा कारण ये है कि ये भी चीज़ है कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर मैं अभी लॉकडाउन के अलावा भी दूसरी बात करूँ तो लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो अपना सारा काम वगैरह छोड़ के जो है सिर्फ बैठ के फ़ैसले नहीं ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे फ़ैसले लेने के लिए जो इसके जो एक तरीके से चीज़ें चाहिए होती है, जो मेंटल पावर चाहिए होती है, वो भी हर किसी के पास नहीं होती है। अब कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री की स्टोरीज़ पढ़ते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन लोग जो है दावा करते हैं कि ये लोग लोकतांत्रिक देश हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। कुछ साल पहले अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो अक्टूबर 1999 में 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है मिलिट्री कॉप जो है वो वहाँ पे लागू कर दिया, मतलब सैनिक तख्ता पलट। मतलब वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, जो जनता द्वारा जिसको चुना गया है, उसको हटाकर वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब मुख्य कार्यकारी बन गया था। जिसके बाद उसने 2000 उसके बाद उसने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। 2002 में जो है उसने अपनी पावर्स को और एक तरीके से एक जनमत संग्रह कराया, और अपना जो कार्यकाल था प्रेसिडेंट बनने के बाद वो 5 साल और एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2002 में उसने एक कानून पास किया जिसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहा। और इसके चलते उसने, क्या कानून था, इसमें यह था कि प्रेसिडेंट जो है, जो एक तरीके से नेशनल असेंबली है और जो वहाँ के राज्य प्रोविजनल असेंबलीज हैं, उनको ख़त्म कर सकता है, उनकी पावर ख़त्म कर सकता है। और इसके साथ साथ जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उनकी, उसके काम पे एक जो है एक तरीके से काउंसिल बनाई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसे कहा गया। वो नज़र रखेगी कि वो फैसले सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और इस काउंसिल के ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो क्या थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे। तो अब बताओ, क्या यहाँ पे जो है, और जितने भी रूल्स वगैरह जो असेंबली पास करेगी वो तभी रूल या कानून बनेगा जब परवेज़ मुशर्रफ उस पर खुद साइन करेगा। तो क्या ये जो है एक तरीके से
लोकतंत्र हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो परवेज़ मुशर्रफ है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के पास नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चाइना के पास। चाइना की जो है स्टोरी देखते हैं कि चाइना में जो है हर 5 साल में जो है चुनाव होते हैं। वहाँ की जो पार्लियामेंट जो है नेशनल पीपल कांग्रेस जो है जिसका नाम है, और वहाँ की जो एक तरीके से संसद है उसको क्या कहते हैं, क्वांगिनो रेमिनन डैबियो डाई, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस आप याद रखो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे लगभग जो है 3,000 मेंबर्स जो है इसके लिए चुने जाते हैं। अब 3,000 मेंबर चुने जाते हैं तो कुछ लोगों को जो है जनता चुनती है, कुछ लोगों को आर्मी भी चुनती है। इसके साथ साथ यहाँ पे चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनाव तभी आप चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं जब वहाँ की जो मेन पार्टी है, जिसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, वो आपको परमिशन दे। तो क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। सारी पावर किसके पास है? कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, और गवर्नमेंट हमेशा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम मैक्सिको की स्टोरी पर। मैक्सिको में जो है 1930 में जो है ये लोग आज़ाद हो गए थे बेसिकली, और हर 6 साल में जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होते हैं। यहाँ पे कभी भी जो है सैनिक तानाशाही या एक जो तानाशाही होते हैं डिक्टेटरशिप, वो नहीं रही है। लेकिन 2000 एक तरीके से 2000 या के बाद जो है यहाँ पे एक ही पार्टी की शासन होता है, और वो है पीआरआई, जिसे इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है इनका जो अपोजिशन है उसे जो है एक तरीके से फेयरली जो है चांस ही नहीं देते। ये डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स का हम देखते हैं मीनिंग क्या है बेसिकली। ये क्या करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग अरेंज करते हैं, उन सबको कहते हैं कि आपको हमारी पार्टी को ही जो है एक तरीके से चुनाव में जिताना होगा। टीचर्स के साथ क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स होती हैं उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, मीटिंग कराई जाती है, और उन्हें कहा जाता है आप इसी पार्टी को, पीआरआई को ही वोट दोगे। और मीडिया सबसे बड़ा रोल है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन पार्टी है उसकी अच्छी चीज़ों को नहीं दिखाती है, बल्कि उसकी जो नेगेटिव चीज़ें है उसको क्रिटिसाइज़ करती है, उसकी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा दिखाती है। और जो ज़्यादातर पोलिंग बूथ है एन मौके पे चेंज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ये बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च करते हैं। तो ऐसे में जो दूसरी पार्टी है उसको तो मौका ही नहीं मिलता है चुनाव में जो है पर्टिकुलर एक अच्छे तरीके से भाग लेने का। तो इसीलिए हम इसको भी लोकतंत्र नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी चलते हैं हम जिम्बाब्वे की। यहाँ पे जो है बेसिकली ये लोग 1980 में जो है इन्होंने जो है अपना आपको जो है आज़ाद करा लिया था। और यहाँ पे जो इन्होंने जो वाइट रूलर्स थे, जो माइनॉरिटी जो इन पे रूल कर रही थी, उनसे आज़ाद कराया था। ठीक है, मतलब जिसे हमारे अंग्रेज़ कहा जाता है, या फिर जो गोरे थे, वाइट माइनॉरिटी मतलब जो गोरों का जो शासन था, वहाँ पे जो है उन्होंने खुद को 1980 में आज़ाद करा लिया था। और इसको जो आज़ाद कराया गया था, यहाँ की जो मेन पार्टी लीड कर रही थी आज़ादी के टाइम पे, वो थी जानु पीएफ, मतलब जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रोटिक फ्रंट। इन्होंने जो है इसको जो है, जैसे भारत को आज़ाद कराने में कांग्रेस का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है, वैसे वहाँ पे जानु पीएफ का था। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आज़ाद होने के बाद जो रॉबर्ट मुगाबे है, वो जो है तब से जो है वही शासन कर रहे थे, वही प्रेसिडेंट बन रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये जो है बहुत कम फेमस है, ये भी बहुत अच्छे खासे फेमस थे जब इन्होंने आज़ाद कराया। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार बदलाव किया, गलत तरीके से चुनाव जीतते थे, इलेक्शन जीतते थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव करके इन्होंने जो है प्रेसिडेंट की जो पावर्स है उसको और ज़्यादा बढ़ाया, और उसका जो जवाबदेही वाला स्वरूप है उसको कम किया, ये आंसरेबल कम हो गए। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपोजिशन पार्टीज़ के जो वर्कर थे उनको जो है हैरेस किया, उनका शोषण किया, एक तरीके से उन्हें जो है डराया धमकाया। पब्लिक प्रोटेस्ट मतलब कि जो आंदोलन वगैरह हमारे देश में अक्सर देखने को आपको मिल जाते हैं, उसको इलीगल गैर कानूनी घोषित कर दिया, मतलब जो भी ऐसा करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट की जो क्रिटिसाइज़ करने की जो पावर थी उसको उन्होंने कम किया, मतलब कि प्रेसिडेंट की जो आलोचना है, उसकी कमियां है, उसके कामों में कोई नहीं निकाल सकता, या निकाल सकते तो कुछ हद तक निकाल सकते हैं। और टेलीविज़न और रेडियो पे पूरी तरीके से किसका एक तरीके से कंट्रोल था, जानु पीएफ का, मतलब इनकी पार्टी का था कि इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं छापेगा। वहाँ पे जो न्यूज़पेपर है वो आज़ाद तो थे, लेकिन उनके जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, उनको नुकसान पहुँचाया जाता था अगर वो इनके खिलाफ कुछ भी छापते थे। इसके बाद कई बार इन्होंने जो है कोर्ट का अगर फैसला इनके खिलाफ होता था तो ये उसको भी अनसुना कर देते थे, उसकी बात भी नहीं मानते थे, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को जो है 2017 में उसके पद से हटा दिया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक तरीके से जिम्बाब्वे में भी जो है 2017 तक जो है पर्टिकुलर अगर मैं लोकतंत्र की बात करूँ तो वो नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट चलते हम वन
पर्सन वन वोट के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की मैंने आपको बात बताई थी कि हर किसी को जो है एक ही वोट होना चाहिए और उसके वोट का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। अगर मैं सऊदी अरबिया की बात करती हूँ तो 2015 तक वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि वहाँ की आधी आबादी, क्योंकि महिलाओं का अगर मैं 50% भी लेकर चलूँ तो आधी आबादी चल रही है, तो आधी आबादी लगभग जो है वोट ही नहीं देती थी। तो क्या वो लोकतंत्र होगा? नहीं। एस्टोनिया में जो है क्या था, एस्टोनिया में बेसिकली ऐसे रूल्स बनाए गए थे जहाँ पे वहाँ पे जो रसियन माइनॉरिटी है जो कम संख्या में है, उनको जो है वोट देने का अधिकार बहुत मुश्किल से मिलता था। तो क्या वहाँ पे लोकतंत्र है? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को इक्वली जो है राइट होना चाहिए। फिजी, बहुत आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक जो वहाँ का फिजी निवासी है, जो मूल निवासी है, और जो इंडिया से गया हुआ व्यक्ति वहाँ बस गया है, जो इंडियन फिजियन है, उनके वोट की जो है वैल्यू दोनों की अलग अलग है। ठीक है, जो इंडियन फिजियन की वैल्यू जो है वोट की वो कम है, और जो वहाँ का फिजी व्यक्ति है उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या वहाँ लोकतंत्र है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।